Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. फर्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द क्रिच ब्रिज के बारे में, ठीक है, कि क्रिच ब्रिज कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, इसके ऊपर जो अटैक हुआ है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। क्रिच ब्रिज की जब हम बात करते हैं, आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, बेसिकली इस इमेज को आप देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिच ब्रिज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लिंक करता है रशिया के मेन लैंड को टू द क्रीमियन पेनिनसुला इन द ब्लैक सी। दिस यू कैन सी हियर क्लियरली, दिस इज़ अ क्रिच ब्रिज जो आप यहाँ पर रेड कलर की लाइन से देख रहे हैं। ओके, अब देखिए हुआ क्या है। क्रीमिया को अनेक्स कर लिया गया था बाय द रशिया इन 2014। जुलाई 17 की अगर हम बात करें तो क्रिच स्ट्रेट ब्रिज, जो कि एक रोड ब्रिज है, इसको टेम्परली क्रॉस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रशिया ने बोला कि जो अटैक है दे कैन बी कैरिड आउट बाय 2 यूक्रेनियन अंडर वाटर ड्रोन, और यहाँ इस डाउट की वजह से इस पूरे एरिया को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। ऑलराइट, देखिए पहले क्रिच स्ट्रेट ब्रिज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो लगभग 19 किलोमीटर की लेंथ पे बना हुआ आपको ये ब्रिज यहाँ पर दिखाई देगा। एक रोड ब्रिज है, 4 लेन ब्रिज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, विच यू कैन सी हियर क्लियरली इन द पिक्चर। लगभग 40,000 व्हीकल की डेली कैपेसिटी इस ब्रिज में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें तो इसके जो पिलर्स हैं इनको बहुत अच्छे से डेप्थ तक लगाया हुआ है, एज 56 मीटर डेप्थ विद स्पेस बिटवीन टू अलाउ स्ट्रॉन्ग करंट टू फ्लो थ्रू दिस। ओके, अब हुआ क्या है, देखिए जब क्रीमियन पेनिनसुला पर यहाँ पर अटैक होगा, रशिया मेनलैंड को इससे ये जोड़ने वाला है। हुआ क्या कि जो क्रीमियन पेनिनसुला है ब्लैक सी में, इस पर हुआ अटैक पिछले हफ्ते, ठीक है। अब होगा क्या, वन सेक्शन ऑफ द ब्रिज वॉज डैमेज इन वॉट द रशिया कॉल्ड एन अटैक बाय द 2 यूक्रेनियन सी ड्रोन्स। अब यूक्रेन का यहाँ पर बोलना है दे हैज़न टेकन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका बोलना है कि भाई ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। रिटेलिएशन में क्या हुआ, रशिया ने भी यहाँ पर एक मैसिव एयर स्ट्राइक कर दी इन दी सदर्न यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ऑफ ओडिशा। आपने देखा होगा, अभी भी न्यूज़ में चल रहा था। अब रशिया ने यहाँ पर अनाउंस किया है इस अटैक के बाद दैट इट इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल भी बात करी थी, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से रशिया यहाँ पर बैकआउट कर लिया है। बेसिकली क्रिच ब्रिज के साथ हुआ क्या है, देखिए अगर हम रशियन अथॉरिटीज़ के पॉइंट से यहाँ पर बात करें तो जो एक सेक्शन है ब्रिज का, इसको पूरी तरीके से ब्लो कर दिया गया है, ठीक है। दिस सेक्शन यहाँ पे माना जा रहा है कि जो यूक्रेनियन ड्रोन्स हैं, इन्होंने क्या है अनऑथोराइज्ड वे में यहाँ पर आकर इस ब्रिज को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 2 लोगों की और एक बच्चे की यहाँ पर डेथ हो गई। एक वीडियो फुटेज भी यहाँ पर लोकल मीडिया पे शेयर हो रहा था, जिसकी वजह से बताया जा रहा था कि क्रिच ब्रिज को यहाँ पर बिल्कुल आप ऐसे देखेंगे झूले की तरह से लटक गया है। लगभग 19 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज आपको देखने मिलेगा। एक 2 पैरेलल रोडवेज आपको इस पर देखने मिलेंगी। इसको ओपन रिसेंटली ही किया गया था 2018 में बाय दी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए इस अटैक के बाद जो रेलवे सर्विसेज है पहले तो वो ठप हो गई, लगभग 40,000 लोगों के आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया। ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए ये ब्रिज रशिया के लिए एक सिंबल है। आप देखिए क्रीमिया को जब रशिया ने एनेक्स किया था, उसके बाद इस ब्रिज को बनवाना अपने आप में रशिया के लिए एक सिंबलाइजेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल पावर दिखाता है। जब रशिया ने स्विफ्टली मूव किया, एनेक्स किया यहाँ पर क्रीमिया को 2014 में, इसी के बाद प्रो रशियन इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर कीव में फेल हो गए, रिजल्टेड इनटू बहुत सारे प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, रिजल्टेड इनटू व्हाट मिस जो व्लादिमीर पुतिन थे, इन्होंने इमीडिएट एक ऑर्डर दिया कि एक ब्रिज को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, सो दैट जो दोनों प्लेसेस हैं क्रीमिया और रशिया के बीच में, इनके बीच में एक कनेक्टिविटी हो पाए। बट दिस ब्रिज रिमेन्ड एज अ वीक लिंक एज यूक्रेन ग्रू इन मिलिट्री स्ट्रेंथ बैक्ड बाय द वेस्ट इन दिस सब्सिक्वेंट ईयर। अब इसका गिरना रशिया के लिए ना ही केवल एक पॉलिटिकल वे में हार है, बल्कि क्रीमिया पे जो उसका कब्ज़ा है, क्रीमिया को जो उसने कैप्चर कर रखा है, उसका जो सिंबल है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है।
मेंस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे कैसे तरीके से पूछा जा सकता है कि क्रिच ब्रिज कहाँ पर है, लोकेशन मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बन सकता है, ठीक है। किन दो जगहों को जोड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए इस कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करवाता है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई यहाँ पर ये मेंटेन कर देता है रशिया के साथ, रशिया और क्रीमिया के बीच में। वहीं अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिकली वल्नरेबल हो जाता है बिकॉज this bridge remains within a range of Ukrainian fire, making it security vital for the Russian military operation, and that is why this bridge is extremely very important for Russia. Okay, so this is the location of bridge. आपको पता चल चुकी है बिल्कुल इस तरीके से ये कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। This is Kerch, this is Russia, and it is giving a connectivity with Crimea. All right, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए बात करने वाले हैं हम यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, एंड अगेन इट इज़ इन द न्यूज़। देखिए हुआ क्या है, जब आप रिसर्च की बात करते हैं, आप इनोवेशन की बात करते हैं, तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इनको इंसेंटिवाइज भी करने की आवश्यकता है। देखिए कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को यहाँ पर प्रपोज किया गया है, जो कि एक रिसर्च के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी के रूप में यहाँ पर काम करेगा। वाइल अभी जो ड्राफ्ट है इसका कि इस बिल में क्या क्या रिकमेंडेशंस होंगी, क्या चीज़ें होंगी, वो उसको अभी पब्लिक नहीं किया गया है। हालांकि इस पर्टिकुलर बिल के हिसाब से एक सेंट्रलाइज बॉडी बन के ये बाहर आएगा, जो कि रिसर्च के लिए, फंडिंग के लिए, बजटिंग के लिए लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब देखिए एनआरएफ की अगर हम बात करें तो इसने कहीं ना कहीं एक मॉडल यहाँ पर दिखाया है यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो लगभग $8 बिलियन उसका बजट आपको दिखाई देता है। इन्होंने क्या बोला कि यूजुअली जो रिसर्च हैं इन सभी को करने का काम कौन करेगा, एनआरएफ। हाउएवर अगर हम एनआरएफ की बात करें तो जिनका प्लान है इट इज़ गोइंग बाय पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने एक बल्क बजट लगभग 36,000 करोड़ का यहाँ पर डिसाइड किया है फ्रॉम नन अदर देन बट दी प्राइवेट सेक्टर। अब कई सालों से अगर हम बात करें तो इंडिया लगभग रिसर्च पर आप देखेंगे तो बहुत पीछे दिखता हुआ आपको नज़र आएगा। किस तरीके से आपको पता है इस बार भी रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो देखिए 0.6%, 0.8% आपको यहाँ पर जीडीपी का देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी देखा गया कि 1 से 2% से भी ज़्यादा कम हम रिसर्च और इनोवेशन पर स्पेंड करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, तो इनोवेशन देखिए कभी भी संभव नहीं है अगर आपकी कंट्री में रिसर्च नहीं हो पाएगी। अदर देन दैट अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जैसे चाइना, यूएस, इजराइल, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगभग देखिए आप 70% से भी ज़्यादा रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, जबकि इंडिया में ये केवल और केवल 36% आपको देखने के लिए मिलेगा, लगभग 1.2 लाख करोड़, जो एक बहुत क्लियर कट एस्टिमेशन है फॉर द 2019 एंड 20। अब यहाँ पर जो सेंटर रीज़न है, द वे ऑफ गैल्वेनाइजिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च इन इंडिया वुड बी टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट मनी। While that is a reasonable expectation, it is unclear how such a proposal can be executed. One of the biggest suggestions that is giving here is to have the funds private companies allot as part of their annual corporation social responsibility, जैसे आपको पता है हम CSR के नाम से भी बोलते हैं, जिसके लिए सारी कंपनीज इनके लिए ऑब्लिगेशन होता है। यहाँ पर इन फंड्स को लाने की बात की जा रही है थ्रू द CSR ऑब्लिगेशंस। देखना होगा कि किस तरीके से इस प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन क्या होगा कुछ भी यहाँ पर हम फिक्स नहीं कह सकते। अगर हम CSR की ही बात कर लें अकेले, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के हिसाब से जो 2022 का डेटा है फाइनेंशियल ईयर का, कंपनीज़ ने लगभग 14,588 करोड़ रुपए अपने CSR के फॉर्म में यहाँ पर खर्च किया है। CSR का जो ट्रेंड है ये सजेस्ट करता है कि लगभग 70% जो फंड्स हैं दे आर स्पेंड
alone in education, healthcare and sanitation project, which means private sector are spending, they are fulfilling their social, corporate social responsibility by spending a good number of amount in the education, healthcare and sanitation project. However, अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने इस अमाउंट को ऑन इनिशिएटिव देयर आर लोकेटेड विद इन देयर ओन कम्युनिटीज़, अपनी ही कम्युनिटीज़ में यहाँ पर उन्होंने खर्च कर दिया है, विद द गवर्नमेंट नॉट हैविंग से हाउ दिस मस्ट बी स्पेंड। गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर रोल नहीं है कि वो CSR को किस तरीके से खर्च करें कंपनी। यहाँ पर इस समय पर ये डिसाइड करना कि कैसे CSR अमाउंट को आप एक रिसर्च के लिए लेकर आ सकते हैं, रिसर्च में डाइवर्ट करेंगे, ये कहना अभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर हम ग्रेटर कंट्रीब्यूशन की बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलता है। हालांकि NRF के आने के बाद कुछ शायद बदलाव हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें NRF की, तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। एक एपेक्स बॉडी के रूप में ये यहाँ पर आएगा, जो कि रिसर्च करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च के कल्चर को फॉस्टर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें, R&D लेबोरेटरीज़ को सेट करने की बात करें, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विल वर्क फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। NRF की अगर हम बात करें तो दिस बिल विल बी एस्टेब्लिश्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एज एन अपेक्स बॉडी, और इसके आने के साथ ही ये रिपील कर देगा the existing body of the Science and Engineering Research Board, which is also known as the SERB. Okay, first thing. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो SERB देखिए ये यहाँ पर सब्ज्यूम हो जाएगा इनटू NRF, which has an expanded mandate and cover activities over and above the activities of SERBs. नेक्स्ट इफ विल टॉक, तो NRF एक की रिकमेंडेशन है ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020 में यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि हमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाना है। ये मॉडल यहाँ पर देखिए एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है इन द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की तर्ज पर। अगर हम एम की बात करें तो NRF का पूरा उद्देश्य है, जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो रिसर्च के लिए काम कर रही हैं, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इन सभी को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना और रिसर्च को प्राइमरी फोकस करते हुए मेन स्ट्रीम में लेकर आना। NRF की बात करें अगर हम, तो इट प्लान्स टू सीड, ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च इन इंडियाज़ यूनिवर्सिटी, स्पेशली इफ यू विल टॉक अबाउट दी स्टेट यूनिवर्सिटी बाय फंडिंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। गवर्नेंस की बात करें तो देखिए NRF को एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जो कि गवर्नमेंट की एक बॉडी से रन करेगी। फंडिंग की बात करें तो NRF यहाँ पर बात कर रहा है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपीज़ का फंड यहाँ पर दिया जाएगा फॉर द 5 years, of which 28% will be given to the government share and the remaining 72% will come from the private sector। और इसी 72% को लेकर अभी हमने पूरा का पूरा एक आर्टिकल डिस्कस किया है कि ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वी हैव नो आइडिया। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, इसके एक्स ऑफिशियो आपको प्रेसिडेंट देखने मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट में आपको मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन देखने मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी गवर्न किया जाएगा बाय द फंक्शनिंग ऑफ द NRF, और ये इंक्लूड करेगी, चेयर की जाएगी बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है। दीज आर द डिटेल्स जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करेगी, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए काम करेगी, सोशल साइंस के सेक्टर में नेशन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटाइजेशन के लिए हम काम करेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, इंटरनेशनलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया बाकी देशों के मुकाबले में 0.07% ही खर्च करता है GDP का इन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं जो आपके सामने है, जो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, सी द इज़राइल, कोरिया, USA,
you will see every country they are spending at least on an average 2 to 3% of their GDP on the research and innovation. When it comes to India, India is only expecting even less than 1% of their GDP for this research and innovation. कारण क्यों है? महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर हम जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे पे काम कर रहे हैं। सो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या करे, रिसर्च और इनोवेशन के लिए काम करे, तभी आप क्या बन सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, which is the center mandates health spending has positive impact। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, एक मेजर लिया गया है बाय द नेशनल हेल्थ मिशन। इन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव सा एक डायरेक्शन यहाँ पर दिया है, दैट हेल्थ स्पेंडिंग हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखिए बात की जा रही है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्च हैं, जो ये अपनी अपनी जगह पर अपने लोगों के लिए जो हेल्थ स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिले हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे तो रिसर्च ने ये बातें भी बोली कि जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। स्पेशली अगर आप बात करेंगे 4 स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, हरियाणा एंड बिहार, यहाँ पर पाया गया है कि इन स्टेट्स में धीरे धीरे जो अलोकेशन है, जो हेल्थ बजट है, ये बढ़ता जा रहा है। जो टारगेट है लगभग 8% का टोटल स्टेट बजट को लेकर हेल्थ सेक्टर में, वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों में एक क्वालिटी लाइफ यहाँ पर लोगों को मिल पा रही है, दे कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ स्पेंडिंग, और इसके लिए जो गवर्नमेंट का इनोवेशन है, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इन दी हेल्थ स्पेंडिंग, इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। देखिए इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है, वो एक लो प्रायोरिटी हमें नज़र आती है। अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, लाइक जापान जो कि 9.2% अपनी जीडीपी का अपने लोगों की हेल्थ के लिए खर्च करता है, ब्राज़ील, चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, इटली, यूके, जर्मनी, इनसे हम बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो हम लगभग 3.9% के हिसाब से अपनी जीडीपी का केवल और केवल कहाँ पर खर्च करते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो इंडिया का जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है वो एस्टिमेट करता है कि लगभग आप देखिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी खर्ची हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं किस चीज़ को लेकर, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। ऐसे में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर इंडिया में, तो देखिए एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट सीट्स हैं। मेडिकल एजुकेशन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही कम नंबर ऑफ़ सीट्स हमें देखने मिलती हैं, मतलब कम सीट्स पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर फाइट करते हैं। स्किल्स आपको कम देखने मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं या ऐसा टेक्निकल स्टाफ है जिनके पास आप देखिए स्किल्स की कमी है। तीसरी अगर हम बात करें तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कम देखने के लिए मिल जाता है, रिसर्च और इनोवेशन में हम पीछे हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत जाता है। देखिए डॉक्टर पेशेंट रेशो की अगर हम बात करें तो ये है 1:1655 इन इंडिया, जबकि अगर आप जबकि आप WHO के नॉर्म्स की बात करें तो देखिए 1000 लोगों पर एटलीस्ट एक यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आता है। कारण क्यों है? देखिए एक इनएडिक्वेट कैपेसिटी है हेल्थ केयर सिस्टम की। अगर आप बात करेंगे, हेल्थ केयर बेसिकली इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज़ नॉट फंडामेंटली राइट इन इंडिया। तो ये देखिए इसके लिए बहुत कम स्पेंडिंग आपको देखने मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट दिस पर्टिकुलर सेक्टर अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, बट जो डिलीवरी है, जो आपने किसी से पैसा लिया है लेकिन जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइनली व्हाट इज़ हैपनिंग, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर थोड़ी सी बड़ी है, जिसका हमें एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा इन दी रिसेंट नेशनल हेल्थ मिशंस पॉलिसी।
चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट दी चीताज रीलोकेशन। देखिए, फाइनली चीताज की बैक टू बैक डेथ के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है और इनका बोलना है कि देखिए, प्रोजेक्ट चीता जो एक तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है कंट्री में, इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर द कंट्री। और इसी को ध्यान में रखते हुए, चीताज की लगातार डेथ को देखते हुए, चीताज को किसी दूसरी जगह पर, पालपुर कूनो से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। कारण क्या, देखिए, 3 adults चीता and 3 cubs died since 20 of the big cats were relocated from the Namibia and South Africa to the पालपुर कूनो नेशनल पार्क। कैसे कैसे डेथ हुई आप देखिए। सबसे पहले शाशा, जिसका किडनी अलाइनमेंट की वजह से डेथ हो गया। नेक्स्ट इज़ दी उदय, अनदर चीता, जो कार्डियोपल्मोनरी फेलियर की वजह से जिसकी डेथ हो गई। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ दक्ष, जिसकी इंजरी एक वायलेंट इंटरेक्शन हुआ था और उसकी वजह से उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। फिर जो 3 कब्स हैं जो यहाँ पर पैदा हुए थे, ज्वाला विच इज़ दी अनदर फीमेल चीता, उससे उनकी भी यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या वीकनेस की वजह से डेथ हो गई। फिर हमने देखा यहाँ पर जो सूरज नाम का चीता है उसकी भी डेथ हो गई। देन वी फाउंड दैट तेजस, ठीक है, वो भी यहाँ पर 11 जुलाई को उसकी डेथ हमें देखने के लिए मिल गई। सो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 8 चीताज डाइंग आउट ऑफ टोटल ब्रॉड 20 चीतास है, और जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं एक चिंता बनी हुई है। इन चीतास को रीलोकेशन करने का काम किया गया था अंडर दी प्रोजेक्ट चीता री इंट्रोडक्शन एंड रीलोकेशन प्रोग्राम। आपको पता है 1952 के बाद हमारे यहाँ चीतास की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई थी, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में इंडिया में आ गए थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने री इंट्रोड्यूस किए थे 8 अफ्रीकन चीता कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेल्स एंड 3 मेल्स एट दी पालपुर कूनो नेशनल पार्क। और इसके बाद 12 चीतास को फिर से फरवरी में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इन दी कूनो नेशनल पार्क। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्रोनोलॉजी क्या रही। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि कंटिन्यूसली हमारी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही थी, लेकिन 2012 के बाद री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा सफल रहा। रिसेंटली अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं या फेलियर क्या हमें देखने के लिए मिले। देखिए, एक तरीके से फेंसिंग इशू, चीतास को मेंटेन करना, उनको एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखना विच इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। एक हैबिटेशन स्ट्रेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं जब इन चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया था तो हमने ऐसा माना था कि देखिए ये पूरे बहुत पहले साल में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। लगभग 20 में से हमने माना था कि केवल 12 चीता सरवाइव कर पाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि देखिए अभी एक नए एनवायरनमेंट में आएंगे, बहुत सारे एनिमल टू एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही एक सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है विच इज़ दी पालपुर कूनो नेशनल पार्क्स कैपेसिटी। माना जा रहा है कूनो नेशनल पार्क की जो कैपेसिटी है विच इज़ वेरी लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर इतने सारे चीतास को लाना एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इमीडिएट जो असिस्टेंट है, जो असेसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो एक रात में कभी सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आप देखिए जो लायन और टाइगर का पॉपुलेशन है गिर गुजरात, वो भी धीरे 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 बहुत डिकेड्स में सफल हो पाया था, राइट। तो हमें एक टाइम बाउंड भी यहाँ पर देना होगा। अडेप्टेशन चैलेंजेस को अगर हम समझें तो बहुत सारे चीतास की डेथ हुई है आपस में लड़ने से, नेचुरल लाइफ स्पैन की वजह से, डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल दक्ष हुज़ अ फीमेल चीता, वो यहाँ पे इंजर हो गई थी ड्यूरिंग द, जब उनकी 2 जो प्रीडेटर बिहेवियर के जो आपको देखने मिलेंगे 2 चीताज, मेल चीताज, इससे लड़ाई हुई थी। सो कंक्लूडेडली अगर हम बोलें तो रीलोकेशन प्रोग्राम एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छा एफर्ट है, बट इसके लिए बहुत ही ध्यान से हमारी गवर्नमेंट को काम करना होगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए राइस की प्राइस, बढ़ती हुई प्राइस को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए सेंटर ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस फ्रॉम इंडिया। देखिए हुआ क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आदेश दिया है जिसके तहत इन्होंने बैन किया एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस ऑन थर्सडे।
ये जो डायरेक्शन आए हैं इनको लिया गया है ताकि जो राइस हैं इनकी जो प्राइस है जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का आपको पता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आपको दिखाई देगा। इंडिया में अलग अलग राइस की वैरायटीज़ होती हैं जिसमें से आपको एक राइस पता है विच इज़ वेरी फेमस, इट इज़ दी बासमती। अलॉन्ग विद दैट आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इट इज़ दी जोहा, ज्योति, नावरा, पोन्नी, पूसा, सोना मसूरी, जया, कल जीरा विच इज़ एरोमेटिक ऑल्सो, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है इनमें से, इनको काला जीरा बोला जाता है, बोली, पलक्कड़, मत्ता एक्सेट्रा, दीज आर सम ऑफ दी वेरी फेमस राइस। इंडिया के राइस प्रोडक्शन की हम बात करें अगर तो देखिए पॉलिश्ड राइस एंड बासमती राइस लगभग इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 55% सिर्फ ये दो राइस करते हैं। इंडिया में आप देखेंगे पूरे ग्लोबल ट्रेड का लगभग 40% राइस आपको देखने मिलेगा, बट ड्यू टू द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इंटरनेशनल प्राइस हैं राइस के वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव आपको नज़र आएंगे, जिसकी वजह से जो हाई एक्सपोर्ट है राइस का वो कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो 2022-23 में 2021-22 में अगर हम बात करें या 20-21 में अगर आप बात करेंगे विच यू कैन ऑल्सो सी हियर, सो 20-21 में जो प्रोडक्शन था इट इज़ 124.37 मिलियन मेट्रिक टन और एक्सपोर्ट किया था हमने 17.78 मेट्रिक टन। वहीं 2021-22 की बात करें तो प्रोडक्शन हुआ 130 मिलियन टन के आसपास और हमने जो एक्सपोर्ट किया है विच इज़ रफली अराउंड 21.2 मिलियन मैट्रिक टन। अब देखिए इस स्टेप की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए डोमेस्टिक प्राइस जो है राइस का वो यहाँ पर अचानक से इंक्रीज़ होने लगा, जो रिटेल प्राइस है वो भी 5% के आसपास बढ़ गया। वहीं पिछले साल इसी महीने में ये जो प्राइस था ये केवल और केवल 3% था और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा और इन्होंने डिसाइड किया नॉन बासमती राइस जिसको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको अभी के लिए बंद कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। राइस एज अ क्रॉप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइस की अगर हम बात करें जिसे ओरियास स्टाविया भी नाम से बोला जाता है, एक मेजर रोल प्ले करती है जब आप भारत की या विश्व की बहुत सारे लोगों की डाइट, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर या हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आप बात करें स्पेशली इन दी ईस्टर्न एंड दी सदर्न इंडिया, राइस एक मेजर आपको फूड क्रॉप नज़र आएगी। राइस के जो न्यूट्रिशन है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। वहीं ऑन दी अदर हैंड पुअर इन नाइट्रोजन आपको देखने मिल जाती है, फैट कंटेंट या लिपिड्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बेसिकली राइस एक खरीफ क्रॉप है इंडिया में जिसको लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर प्रोडक्शन करने की आवश्यकता होती है एंड रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, सो दिस इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली डिसाइडेड कि डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट क्राउड को यहाँ पर कट किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, इट इज़ द भूमि सम्मान अवार्ड। देखिए रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भूमि सम्मान अवार्ड 2023 यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जिसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। न्यूज़ में क्यों है, देखिए 9 स्टेट के सेक्रेटरीज और 68 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे विद द भूमि सम्मान अवार्ड, who have done excellent in achieving the staturing of the core components of the Digital India Land Record Modernization Program। हुआ क्या है, अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो ये सम्मान यहाँ पर एक्नॉलेज करता है, इनकरेज करता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की उन सारे स्टेट्स को, सारे डिस्ट्रिक्ट को जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने देखिए पहली पोजीशन यहाँ अचीव कर ली है ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन इन द एंटायर कंट्री। मध्य प्रदेश के 15 डिस्ट्रिक्ट्स को ये अवार्ड दिए हैं, जहाँ पर आप देखेंगे प्लैटिनम ग्रेडिंग फॉर 100% अचीवमेंट यहाँ पर दिया गया है फॉर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम।
So it is a fine example of center-state cooperation, federalism based on a trust and partnership, and grading system is largely based on a report and input of the states and UTs in the core components of the computerization and digitalization of these land records. अगर हम DILRMP की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एम करती है to attempt to build upon commonalities that exist in the arena of land record in various states to develop an appropriate integral land information management system across the entire country. This ILIMS integrates all the processes and land record database with the bank, financial institution, circle rates, registration office and the other sector. Major components की अगर हम बात करें तो आपको computerization of land records, survey, resurvey, computerization, registration यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थे आज के important topics. I hope आपको सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button and comment your valuable feedback. Do subscribe our channel and see you tomorrow.